ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो आने पे हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने की आज्ञा सबसे पहले किस सम्राट ने दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने। इसी के शासनकाल में, जहांगीर के ही शासनकाल में हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत के व्यापार की अनुमति मांगी थी और इसने वो प्रदान की थी। कौन सा यूरोपवासी सर्वप्रथम भारत आए? यूरोपवासी मतलब यूरोप का कौन सी कंट्री से सर्वप्रथम भारत आए थे? वो थे पुर्तगाली। इंग्लैंड भी यूरोप में ही आता है। तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ से आए थे? आशा आप अंतरीप केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट के समुद्र तट पे पहुंचे थे। ठीक है। वह पुर्तगाल के शासक का प्रतिनिधि बनकर भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है। द्वितीय पुर्तगाली कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज काब्राल। कहाँ से चले थे ये लोग? लिस्बन से। कब? 9 मार्च 1500, मतलब ये गया होगा और उसके बाद ये आए होंगे। पेड्रो के साथ कितनी जहाज आई थी? 13 जहाजों का एक बेड़ा आया था, बाकी सामान वहां लेके। ट्रेवेनियर जो है वो फ्रांसीसी यात्री था जो 1638 से 1663 के बीच में 16 बार भारत आया था। सॉरी, 6 बार भारत आया था। ठीक है। ट्रेवेनियर कौन था? एक फ्रांसीसी यात्री था जो 1638 से 1663 के बीच में 6 बार भारत आया था। यह एक व्यापारी था जो जौहरी था, मतलब कि जो आपके आभूषणों का व्यापारी था। ठीक है। इसका पूरा नाम है जीन वेपटिस्ट ट्रेवेनियर। ठीक है। अब आ जाता है ऑस्टिन और बोरोनिया। बोरोनिय कौन थे? ये दोनों शिल्पकार थे। मनुची कौन था? मनुची जो है आपका इतालवी यात्री था जो 14 वर्ष की आयु में भारत आया था और शहजादा द्वारा सिकोहो की सेना में इसे तोपची का काम मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगले पेज पे आइए। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? देखिए क्या हुआ था कि 1609 में जो हॉकिंस ने सूरत में कारखाना लगाने के लिए जो है इजाजत मांगी या दरखास्त दी जहांगीर के पास, उसने मना कर दिया। फिर उसने लगभग आपके 4 साल के बाद फिर से 1613 ईस्वी में मंजूरी मांगी और जहांगीर ने उसे सूरत में कारखाना लगाने के लिए इजाजत दे दी। ठीक है। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजित होने के बाद मीर जाफर को क्या कर लिया गया? मीर जाफर को नवाब 1757 से 1760 तक, मतलब कि 1757 में जब सिराजुद्दौला जो है उसकी डेथ हो गई, तो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था। कौन था? मीर जाफर। और इसी दौरान बक्सर का युद्ध हुआ। 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटा कर मीर कासिम, उसके दामाद को, वो बना दिया गया वहां का नवाब। लेकिन 1763 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच युद्ध हो गया। दरअसल क्या था कि मीर जाफर का जो दामाद था वो अंग्रेजों से मिल गया और मीर जाफर को हटा दिया। अब मीर कासिम क्या हुआ? नवाब बन गया 1760 में, और 1763 में उसकी अंग्रेजों से डिस्प्यूट हो गया, तो अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को हराकर किसको बना दिया? 1764 में मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? अब देखिए क्वेश्चन आता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी किसने दिया था? शाह आलम ने। जब आप भारत का नक्शा बनाएंगे तो लगभग इस तरफ में ही बंगाल है, बिहार है और इधर उड़ीसा है। ये तीनों का जो है आपको दीवानी जो है शाह आलम ने अंग्रेजों को दिया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई अगस्त 1765 में। के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण में ले लिया गया था इलाहाबाद, और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी। ठीक है। क्यों दी थी? क्योंकि शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण दिया था। ठीक है। इसके बदले शाह आलम को क्या मिलना था? कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख। ठीक है। निजामत के व्यय के लिए 53 लाख और अपने लिए 26 लाख इस दीवानी को देने के बदले शाह आलम को मिला। आगे देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के लिए अभियान दल का नेता के रूप में रॉबर्ट क्लाइव आया। ठीक है। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर दोहतरी बैठा। दोहतरी के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। अब जब सिराजुद्दौला नवाब बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या इनके पास 3 प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से थे? एक तो पुरानी सॉरी पुरानिया के नवाब शौकत जंग। पहला कौन था? शौकत जंग। दूसरा इनकी मौसी जिसे जिनका नाम घसीटा बेगम है। और तीसरे अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते हैं? घसीटा बेगम का समर्थन कर देते हैं। जब अंग्रेजों ने घसीटा बेगम का समर्थन कर दिया तो फोर्ट विलियम्स की किलाबंदी कर ली। फोर्ट विलियम्स वही जगह है जहाँ पे बंगाल ने धीरे 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 पहले महल बनाया, फिर उसके बाद उसमें अपने सैनिक रख करके उसकी किलाबंदी कर दी। ठीक है।
और उसके बाद इन अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल के जितने भगोड़े थे सबको शरण दे दी और सिराजुद्दौला के आदेश का उल्लंघन, जिससे सिराजुद्दौला को लगा कि उसके आदेश का उल्लंघन हो रहा है। सिराज ने फोर्ट विलियम को घेरा और 15 जून 1756 को गवर्नर रोजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक वहां से भाग निकले। फिर मद्रास रेजिमेंट के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता का पुनः कब्जा करने के लिए भेजा गया। क्यों भेजा गया समझ में आया ना, सिराजुद्दौला ने उनके फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? किस स्थान की? सुतनारी, कालीखात, गोविंदनगर, तीन जगह की जो है जमींदारी जो है अंग्रेजों को किसने दे दी थी? इब्राहिम खान ने। इब्राहिम खान ने कितने जगह की दी थी? तीन जगह की, सुतनारी, कालीखात और गोविंदनगर। मुगल बादशाह के हुक्म पर इब्राहिम खां का उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने शाइस्ता खां का उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने किसके आदेश पर दिया है ये? बादशाह, मुगल बादशाह ने फरवरी 1961 में 3000 वार्षिक अदाई के बदले चुंगी कर माफ कर दिया था। किसके आदेश पर? मुगल बादशाह के आदेश पर। किसके उत्तराधिकारी थे इब्राहिम खां? शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है, वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण, अब यहीं पे क्या होता है कि जब कर माफ कर दे रहा है राजा, तो वहीं पे जिले में एक और जमींदार थी शोभा सिंह, जिन्होंने इसका विद्रोह किया कर माफ करने का, और जिससे अंग्रेजों को किलाबंदी करने का मौका मिल गया। और 1696 में अंग्रेजों ने किलाबंदी कर ली अपने कोठी की। उन्होंने सुतनुवी, कालीकता यानी कालीघाट जो भी कलकत्ता है, और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दे दी गई। इसके बदले उन्हें इन गांव के पहले मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। ठीक है, कितने? 1200 रुपए, जिससे पहले वहां जमींदार थे उनको देने पड़े, या मालिक कह लीजिए। ठीक है। यह नवीन किलाबंदी बंद बस्ती अब से फोर्ट विलियम्स कहलाने लगे। यही फोर्ट विलियम्स थी जिस पर सिराजुद्दौला ने हमला करके कब्जा कर लिया था। और उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है सेना लेके आता है अपने किले को छुड़ाने के लिए, या बंगाल के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई। अब देखिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, जब फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया तो 146 अंग्रेज बंदियों को, महिला, पुरुष और बच्चों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जो 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में बंद कर दिया। जिससे क्या हुआ कि वहां पे सांस फूलने, दम घुटने और कुचले जाने से सारे लोग मारे गए, केवल 23 लोग बच गए थे। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये जो दुर्घटना हुई थी, इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल दुर्घटना। ठीक है। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने बंद किया? वेरिंग हस्टिंग के ने बंद किया। किसने बंद किया? वेरिंग हस्टिंग ने। दोहरा शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी और प्रशासन का भार नवाब के कंधे पर। ठीक है, ये जो ध्यान दीजिएगा। वारिंग हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। 1772 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था? देखिए 1772 में क्या बंद हुई है? दोहरी दोहरी शासन प्रणाली क्या बंद हुई है? दोहरे शासन की जो प्रणाली थी ये बंद हुई है। यानी जो इस दौरान दोहरे 1765 से 1772 में जहां राजा प्रशासन देखता था और जो है अंग्रेज के पास वास्तविक या कंपनी के पास वास्तविक शक्तियां होती थी, ये किसने कहा है? इस जो टाइम पीरियड था इसको डाकू राज्य किसने कहा है? के.एम. पणिकर, ये एक इतिहासकार है। ठीक है, अब आगे देखते क्वेश्चन। अस्थाई भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू किया गया? अस्थाई भूमि व्यवस्था बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में लागू किया। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहां पर लागू किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्रभार में और उत्तरी कर्नाटक में। याद करिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों आपके इधर के स्टेट। फिर उसके बाद आपका वाराणसी यानी ये उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद कर्नाटक यहाँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? कौन सी व्यवस्था? स्थायी भूमि व्यवस्था। यह ब्रिटिश के कुल क्षेत्र का 19% था। जितने भी ब्रिटिश के पास जमीन थी उसका 19% था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत एक नया वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। पर्वतीय 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। 19वीं शताब्दी में भारतीय उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। बंबई में 1850 ईस्वी के पश्चात सूती कपड़ा उद्योग का आरंभ हुआ। ठीक है, 1850 ईस्वी के पश्चात। अच्छा, बंबई में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सूती कपड़ा बनाने का कच्चा माल और मशीनें और कम तनख्वाह वाले मजदूर, तीनों चीज की उपलब्धि सबसे ज्यादा थी। ठीक है, धन निष्क्रमण सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी
को प्रतिपादित करने वाले का नाम। ठीक है, अच्छा, ड्रेन थ्योरी में क्या दादा भाई नौरोजी ने लिखा, इसे इसे प्रतिपादित किया। इसमें क्या है कि जैसे अंग्रेज यहाँ से भारत का दोहन करके धन इंग्लैंड ले जा रहे थे, इस थ्योरी को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे किया? 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के पढ़े गए अपने लेख में इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है, यानी उस देश यानी भारत से। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ पे किया है, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया है 1867 ईस्वी में लंदन में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की मीटिंग में अपने पढ़े गए लेख में दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में विदेशी पूंजी के निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? भारत में जो बोलते हैं ना आजकल विदेश से पूंजी आ रही है, वो सबसे पहले किस में आई थी? रेलवे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? सूती वस्त्र। 19वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्रों का था। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। पुनः वेदों की ओर चलो कि वैदिक काल की ओर का नारा दिया था, किसने दिया था? अरविंद घोष ने। ये यहाँ पे इसलिए लिख दिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन होता है। वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती, पुनः वेदों की ओर चलो ना कि वैदिक काल की ओर का नारा अरविंद घोष ने दिया था। ठीक है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाल हंसराज ने। किसने की थी? लाल हंसराज ने। आर्य समाज के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। 1886 में 1886 ईस्वी में लाल हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1889 ईस्वी में यह दयानंद एंग्लो कॉलेज में बदल गया। पहले क्या नाम था? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और लगभग 3 साल के बाद इसका नाम पड़ गया दयानंद एंग्लो कॉलेज। ठीक है, बाद में यही जो अभी आप डीएवी स्कूल देखते हैं या डीएवी कॉलेज खोले गए इनके बदले। ठीक है, एक बनारस में भी है जो बीएचयू से एफिलेटेड है। किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस लिए फेमस हुए? विधवा विवाह के चलते। ठीक है, बीएम मालावार, न्यायाधीश महादेव गोविंद रनाडे, डॉक्टर कार्वेर नटराजन आदि समाज सेवी ने विद्यासागर का समर्थन किया और 1856 ईस्वी में विधवा अधिकार नियम पारित हुआ। ठीक है, तो विद्यासागर का नाम जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा? विधवा विवाह के लिए। यंग बंगाल बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ठीक है, इन्होंने 1826 से 1831 तक अंग्रेजी तथा इतिहास के शिक्षक रहे हैं। कॉलेज के युवाओं के समानता, स्वतंत्रता तथा सत्य के लिए प्रेरित किया। इन्होंने हेस्पेरस तथा कलकत्ता लाइब्रेरी गजट नाम के पत्र का संपादन किया। ये इतिहास गजट से भी संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिए, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1881 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बाल मजदूरी से। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। याद रखिएगा, रिपन फैक्ट्री अधिनियम। यह अधिनियम वहां लागू था जहां 100 से अधिक लोग काम करते थे। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और बच्चों को जो 15 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई थी कि ये कितने देर काम करेंगे। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। इस अधिनियम में यह स्वीकार कर लिया गया कि हड़ताल संघों का वैध हथियार है, परंतु उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यह स्वीकार किया गया लेकिन उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। आगे देखते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। इसको खत्म करने के लिए की होगी? छुआछूत को। 1932 में छुआछूत के खिलाफ इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की। 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना की 1920 में। 1924 में इन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन स्टार्ट की 1920 में। 4 साल के बाद बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की? एनएम जोशी जी ने
1929 में एटीटी यूएफ की स्थापना की, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की, ठीक है। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? हियारसे को। मंगल पांडे ने हियारसे को गोली मारी थी, लेकिन वो बच गए थे। 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को, यानी 1857 की क्रांति की बात चल रही है, ठीक है। कोलकाता के निकट बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट एनआई रेजिमेंट के एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हियारसे को गोली मार दी, पर वह बच गए। परिणाम स्वरूप 34वीं रेजिमेंट भंग हो गई और मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था कारतूस। देखिए क्या था, कारतूस के चर्बी मिलाए जाने की अफवाह उड़ी। देखिए हिंदुओं को भड़काने के लिए अफवाह उड़ाई गई कि जो है उसमें गाय की चमड़ी है, और मुसलमानों को यह अफवाह उड़ाएगी कि उसमें सुअर की चमड़ी है। और ये कैसे हुआ था? पहले लोहे वाली जो बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पे नवीन राइफल का प्रयोग किया गया। प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाना था। दमदम अंबाला इसाइल कोर्ट में इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी यूज की गई है, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने यूज करने से मना कर दिया। और परिणाम स्वरूप 1857 में जो है विद्रोह हुआ, जो तत्कालीन कारण था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? यानी किसने किसने निभाई है? बहादुर जफर, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। बालाजी बाजीराव जो है 1740 से 1761 तक ही जिंदा थे और मराठों के पेशवा थे, ठीक है। 14 जनवरी 1961 में इन्हीं के शासन सॉरी 1761 में इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए और यह खबर सुनते ही इनकी मृत्यु हो गई। ये 1761 है, इसको सही कर लीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध ये हार गए थे बालाजी बाजीराव, और यह खबर सुनते ही इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ठीक है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, ठीक है। और चौथा, कई भारतीय शासकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में साथ दिया। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ठीक है। यानी सिंधिया ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। वही माधवराव सिंधिया जो है, उन्हीं के खानदान ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण 1857 का युद्ध जो है भारत हार गया था। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया? नील की खेती करने वाले किसानों पर। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखिए, 35 वाला। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका क्या नाम था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ये कांग्रेस के भीतर ही इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, जो अभी देखिए दिल्ली में ऑल इंडिया किसान यूनियन ही जो है विद्रोह करे। इसमें कई छोटी बड़ी पार्टियां होती है जो किसानी से रिलेटेड होती हैं। इसका पहला अधिवेशन 1935 में लखनऊ में हुआ था, और इसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और संगठन का स्वागत किया था। जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, सोहन सिंह जोशी, मोहनलाल गौतम, सुधीन प्रमाणिक, राम मनोहर लोहिया सपा के इनको मानती है, और इंदुलाल याग्निक, कमल सरकार और अहमद दीन, ठीक है। इनका नाम आप हमेशा सुनते होंगे। जयप्रकाश नारायण जो है, इनका नाम हमेशा सुनते होंगे किसानों से रिलेटेड। तो ये सब जो है इस कांग्रेस में, जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस हुई थी, इसको समर्थन दिया था। किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने, परंतु वह निराश वापस आए, ठीक है। जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो उसमें दूसरे वाले में कौन अधिवेशन में भाग लिया था?
महात्मा गांधी जी ने। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? देखिए काकोरी में क्या हुआ था, डाउन ट्रेन थी उसको रोक दिया गया था और खजाना लूट लिया गया था सरकारी। 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये। इसमें किसको किसको फांसी पर चढ़ाया गया था? उशफाक अल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो 4 नाम में से केवल यही एक नाम मिलेगा, या 4 में से कोई एक नाम दूसरे का होगा, तो हमको इन चारों का नाम याद करना होगा। उस्फा अल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस स्थान किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ के बाद महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया? आगा खां के महल में, आगा खां का महल, वहां पर क्या किया गया था? बहुत से नेताओं को बंद किया गया था, गांधी जी को भी वहीं पे बंद किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू का प्रस्ताव स्वीकार किया। 9 अगस्त 1942 को तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर लिया गया था। महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर लिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 40, 2-3 क्वेश्चन और बचे उन्हें भी खत्म कर लिया जाए। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आइए थोड़ा सा घटनाक्रम पे ध्यान देते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, 9-2-11, 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो 2 दिन के बाद होती है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, कितने दिन के बाद? लगभग 8-9 महीने बाद, 8 महीने बाद लगभग क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? कब निकले थे उन्होंने? 1941 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने नीति के आधार पर बोस जी का मतभेद था। अंत में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की। संदेह के कारण बोस जी को 1940 में जेल भेजा गया। बाद में वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से मुक्त करके उनके घर पे ही नजरबंद किया गया था। 1941 ईस्वी को वे छुपकर भारत से बाहर होने में सफल हो गए थे। ठीक है, कौन सुविख्यात गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार हैं? श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, इन्होंने हमारे जो सुविख्यात गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसे लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके एग्जाम्स में आए। अभी इसके बहुत से सीरीज आने हैं हिस्ट्री के, आप इसके लिए तैयार रहिए और लगातार